Hello. Good morning, all. Good morning. Good morning. Uh, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. आई होप मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आप सभी को। एक बार ज़रा कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और कल तक आप लोगों को याद होगा, मैंने गांधी जी की एंट्री हमारे इंडिया में करवा दी थी। एक बार आप लोगों को ज़रा कोई सा भी डाउट होगा तो पूछते जाइएगा, और अगर नहीं डाउट होगा तो ऑल क्लियर बोल करके आगे बढ़िएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की एंट्री मैंने इंडिया में करवा दी थी। किस हिसाब से उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया था, फिर उसी के बाद इंडिया में आकर के कब आए थे, कौन गुरु हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी थी, किस किस आंदोलन में उन्होंने पार्ट लिया था, ये सब को मिला करके जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के दोस्तों, वो यहीं से ही बन करके आते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मैंने आप लोगों को रॉयल एक्ट 1919 तक कराई थी। और अब आज हम क्या करेंगे दोस्तों, 1919 में एक और घटना हुई थी, और जो काफ़ी एक कहते हैं दिल दहकाने वाली जो घटना होती है, जलियांवाला बाग के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में करेंगे। और इसी के साथ ही साथ मेरा मकसद ये रहेगा कि जितने सारे मूवमेंट्स हमारे इंडिया में हुए थे मॉडर्न टाइम फ्रेम में, उनको मैं आज ख़त्म करवा करके ही जाने वाला हूँ दोस्तों। तो जलियांवाला बाग के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो जो इसके डेट पर सवाल आते हैं दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। और ये क्यों हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक बात ज़रा ध्यान देते हैं, इसमें हुआ क्या था। आप लोगों को ज़रा सवाल आता है कि इसमें हुआ क्या था दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से एक बंद इलाका है, वहाँ से बंद कर कर के जो हमारे जनरल डायर हुआ करते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी करा कि जो फायरिंग वगैरह कर दो। और ब्रिटिश ट्रूप्स जितने भी हुआ करते थे, उन्होंने एक लार्ज नंबर में जो क्राउड है, और वो क्राउड अनआर्म्ड हुआ करती थी। मतलब एक कहते हैं कि बिना हथियार के आम लोग ही वहाँ जा कर के बेसिकली देखा क्या जाता था दोस्तों। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वहाँ लोग बैसाखी का जो एक त्यौहार होता है, उसी के पार्टी में या फिर उसी के मेला को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ मीटिंग के तौर पे बुलाहट मतलब बुलावा आया था, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर गए थे। इसी के साथ ही साथ एक ओपन फायरिंग करवाई गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और ये क्यों करवाई गई थी दोस्तों, क्या हुआ था वो तो पता चल गया। और ये क्यों करवाई थी, हुआ था क्या दोस्तों, गांधी जी के आते के साथ ही, और उन्होंने 1919 में जो रॉयल्ट एक्ट सत्याग्रह, जो वन डे का सत्याग्रह था, पूरे इंडिया भर में उसको फैला दिया था। जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उनके नाक में एक तरह से कह सकते हैं कि नाक में दम होना एक मुहावरा है। तो ये कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी इनकी बातें। इसके वजह से उसी के साथ ही साथ एक और इशू हमारे सामने उभर करके आता है कि जो अमृतसर में लीडर हैं, अमृतसर के रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, या फिर एक बहुत अच्छे लीडर थे जिनका नाम सत्यपाल हुआ करता था। सत्यपाल को और उन्हीं के साथ ही साथ सैफुद्दीन हुआ करते थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये भी एक रीज़न हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ तीसरा रीज़न उभर करके आता है दोस्तों, कि जनरल डायर, जिनको जिनका पूरा नाम हुआ करता है ब्रिगेडियर जनरल, आप लोग ज़रा ध्यान देते जाइएगा, ब्रिगेडियर जनरल रेनी लैंड एडवर्ड हैरी डायर, इनका पूरा नाम हुआ करता है दोस्तों। हम लोग सिर्फ जनरल डायर पढ़ते हैं, लेकिन ये इनका पूरा नाम हुआ करता है ब्रिगेडियर जनरल रेनिलैंड एडवर्ड हैरी डायर हुआ करता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ ये जो तीन रीज़न उभर करके आते हैं दोस्तों, हमें दर्शाता है कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, और क्या उसमें ओरिजिनली जो चीज़ें हैं वो किस बिहाफ पर हमारे सामने हमें समझ में आती हैं। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस थे वो किस हिसाब से चले थे, आप लोगों को पता होगा कि उस कांड के बाद में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे और जितने भी बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, उन लोगों ने अपने टाइटल वापस करे, और उसके बाद ही ब्रिटिश को एक नॉन कॉपरेशन की शुरुआत वहाँ से देखी गई थी। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है दोस्तों,
इसी कांड के बाद में, जलियांवाला कांड के बाद में 1920 या फिर 22 से जो हमारा पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत देखी गई थी वो स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, कि तुम ऐसे फायरिंग नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है और हमारे मासूम भारतीय मारे गए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी एक बहुत ही जो कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री में एक ब्लैक डे के तौर पे भी चीज़ें हम इनको दर्शा सकते हैं कि बहुत ही बुरा वहाँ पर जो सिनेरियो था वो हो चुका था। इसी के साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि लार्ज स्केल में चीज़ें उभर करके आई थी। लार्ज स्केल कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि एक मास मूवमेंट के तौर पे चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। इसी के साथ ही साथ जो कमेटी इससे रिलेटेड है, वो कमेटी आप लोगों ने हंटर कमेटी का नाम सुना होगा। हंटर कमेटी उभर करके आई थी। उसी के साथ ही साथ उसको एक और नाम कहते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्लियर है दोस्तों, हंटर कमेटी को भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी। उसी में चीज़ें क्या दर्शाई जाती हैं कि इस कमेटी में दोस्तों 3 इंडियन इस कमेटी में हुआ करते थे। और उसी के बाद ही आगे क्या देखा जाता है कि जो डायर का एक्शन है दोस्तों, वो लोगों को पसंद नहीं आता है कि किस तरह से उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ जा करके चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो ये कमेटी उससे रिलेशन रखता है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जब इस कमेटी को, यानी कि ये जलियांवाला कांड के बाद में होने के बाद में कांग्रेस का अपना एक व्यू हुआ करता था, कांग्रेस का कैसे पार्टिसिपेशन है अगर वो हमें दर्शाना है दोस्तों, तो हुआ क्या कि आईएनसी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी एक कमेटी की बैठक करी। और उस कमेटी में हुआ क्या दोस्तों, मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास हुआ करते थे, उसी के बाद ही तैयब जी का नाम मैंने आप लोगों को बताया है, वो हुआ करते थे। इसी के साथ ही गांधी जी भी हुआ करते थे दोस्तों। और हमारे लास्ट में जयाकर आते हैं, जो कि MR जयाकर आते हैं, JAYAKAR। ये जो 5 लोग हैं, ये जो 6 लोग हैं दोस्तों, 5 लोग हैं, ये उभर करके आए थे उस मीटिंग के दौरान में कि चीज़ों को कैसे हमें आगे लेकर के जाना है और ये क्या गलत था क्या सही था, इस पे हमें फैसला लेना है। इसी के साथ ही साथ रिसेंट की दोस्तों, देखो हिस्ट्री में लोग आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, रीसेंट की खबरें नहीं बताएंगे। और यूपीएससी क्या करता है, हिस्ट्री के भी बिहाफ पे रीसेंट के सवाल पूछता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि जो 13 अप्रैल 2020 का जो टाइम गया है, अभी रीसेंट की बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद 2021 का टाइम और अभी 2022 का टाइम चल रहा है दोस्तों। तो 2020 में कहते क्या है कि ये जो कांड हुआ था इसका 101 साल हो चुका है, 2022 में 102 और अभी 103 साल चलेगा। दोस्तों अगर सवाल अगर आते हैं ऐसे कि करंट से रेलिवेंसी दिखाने के लिए वो लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं कि बताइए आज के टाइम में या फिर 2021 में जलियांवाला बाग कितने साल का हो चुका है, तो वो 1919 में हुआ था, उससे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक करंट रेलिवेंसी दिखाने के लिए मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताता हूँ। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट में चीज़ें उभर करके आई थी दोस्तों, कि जलियांवाला बाग है वो एक साइट के तौर पे जाना जाता है और वो एक नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। दोस्तों याद रखिएगा, किस तरह से आप लोगों को एक आइडिया दूं कि जैसे इंडिया भर में किसी को कोई मूवमेंट कराना होता है तो वो लोग अपने लोकल इलाके में कोर्ट वगैरह में जा कर के मार्च वगैरह करते हैं, लेकिन अगर इंडिया के लेवल पे करना होता है तो वो लोग जंतर मंतर वगैरह में जाते हैं। तो वैसे ही उसी प्रकार सेम जलियांवाला बाग का भी जो एक साइट बन गया है जो कि अमृतसर में है और वो एक नेशनल मूवमेंट का पार्ट है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करंट रेलिवेंसी दिखाती हैं। अब इसी के बाद क्या होता है दोस्तों, चीज़ें हमारे सामने नॉन कॉपरेशन की बातें अभी मैंने करी हैं। नॉन कॉपरेशन कब जाकर के खिलाफत बन गया हमें चीज़ें पता ही नहीं लगी। हुआ था क्या दोस्तों, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन अगर देखा जाए, अगर नाम में आप लोग जाइएगा तो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, आज के बाद हम लोग आपको कोऑपरेट नहीं करने वाले। और खिलाफत का अगर नाम के मतलब का आप लोग थोड़ा सा आइडिया देखिएगा तो ये आप लोगों को खिलाफ करेगा। खिलाफ करने का मतलब क्या है, आप लोग भी एक तरह से उन लोगों को कोऑपरेट नहीं करने वाले, आप लोग उनके अगेंस्ट में ही जाओगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ हुआ क्या, खिलाफत कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हुआ था क्या, ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद का टाइम है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमारा जो टर्की हुआ करता था
वो जा करके हार गया था। और हारने के बाद हुआ क्या कि जो उसका कल्चर है वो दूसरे लोगों के द्वारा छीना जा रहा था कि यार अब तुम्हारा साल हो गया, अब तुम यहाँ से हट जाओ दोस्तों। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मुस्लिम सपोर्ट हमारे इंडिया में उभर करके आया था, जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में नाम भी बताऊंगा। वो लोग क्या करते थे कि आप लोगों को पता होगा कि आज भी हमारे इस्लाम भाई बहन हैं, वो लोग पूरे दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है बट मैं ये गेस कर सकता हूँ कि जो भी टाइम होता है वो पूरे दुनिया भर का इन लोगों का सेम ही होता है। और काफ़ी अच्छा ये देखने में ये प्रैक्टिस लगता है दोस्तों। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि अगर इस्लाम में चीज़ें आ रही हैं तो हमारे इंडिया में भी जो इस्लाम हुआ करते थे उस टाइम में, उन लोगों को, जो हमारा टर्की हुआ करता था, उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे इंडियन मुस्लिम ने इसमें भागीदारी ली थी। और उसी के साथ ही साथ जो एक कमेटी बनाई थी खिलाफत कमेटी के नाम से दोस्तों, और उस कमेटी में हमारे सामने शौकत अली खान हुआ करते थे, उसी के साथ ही मोहम्मद अली खान हुआ करते थे, उसी के साथ ही मौलाना आज़ाद हुआ करते थे दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं इनके नाम लिखते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही अजमल खान हुआ करते थे हमारे साथ में, और उसी के लास्ट में हमारे सामने कह सकते हैं हसरत मोहानी के नाम से जो शख्स हैं वो उभर करके आते हैं। एक बार फिर से बताऊंगा, खिलाफत कमेटी बनी थी, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्ल्ड वॉर के बाद में जब चीज़ें हमें लगी कि टर्की का जो पावर है वो अब छिन जाएगा, तो कहते क्या है कि जो हमारे इस टाइम में क्राउन हुआ करता था टर्की का, या फिर जो जिसको हम लोग खलीफा के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने चीज़ों को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे इंडियन मुस्लिम ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान दिया था, जिसमें हमारे शौकत अली खान आए थे, मोहम्मद अली खान आए थे, मौलाना आज़ाद आए थे, अजमल खान आए थे, उसी के साथ ही साथ हसरत मोहानी आए थे, MOHANI। क्लियर है दोस्तों। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इसी में हुआ था क्या, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैं इसकी पूरी आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों से। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, इन दोनों लीडर का, मतलब दोनों लीडर नहीं, दोनों जो टीम है या फिर दो जो मूवमेंट चल रहे हैं इस टाइम में, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो चाहे वो खिलाफत हो, इनका जो हेड बनाया गया था दोस्तों वो हमारे गांधी जी को बनाया गया था। क्लियर है दोस्तों। हुआ था क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही देखिए होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जो इस्लाम की चीज़ें हैं वो कोई और लीड कर रहा था, ये कोई और कर रहा था, लेकिन दोस्तों ओरिजिनली याद रखिएगा गांधी जी इसमें उतरे थे। और इनका क्या काम हुआ करता था दोस्तों, ये दोनों मूवमेंट जो इनके सामने चल रहे हैं, चाहे वो खिलाफत हो गया चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो गया, इन्होंने क्या किया था, चीज़ों की एक यूनाइट करने की कोशिश करी थी कि चाहे यहाँ पर आपके इस्लाम हो, मुस्लिम हो, यहाँ पर चाहे हिंदू हो, ये लोग भाई भाई हैं। और इन लोगों ने चीज़ों को काफ़ी एक मिलजुल करके चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश की थी दोस्तों। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, तो कुछ इस हिसाब से आ गई कि बाद में जाकर के चीज़ें अलग होने लग गई और लोगों को लगा कि नहीं ये पॉलिटिकल चीज़ें कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ है। तो उन सारी चीज़ों पर भी बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें कभी आने वाला नहीं है। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा खिलाफत के बारे में और बताता हूँ कि चीज़ें किस तरह से हमारे पास चल रही थी। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ करता था, खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं। अगला टॉपिक अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कुछ इस हिसाब से लिखिएगा दोस्तों, वो है खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के तौर पे हम इसे समझ रहे हैं। होता क्या था दोस्तों, ज़रा याद रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, वो कब बनी थी, 1919 में बनी थी। और उसी में हुआ था क्या दोस्तों, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वहाँ के, वो गांधी जी हुआ करते थे। जिस वजह से हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं कि जहाँ पर गांधी जी आ रहे हैं तो वो चीज़ों को यूनाइटेड वे में रखेंगे या फिर एकजुट करके लेकर के जाएंगे दोस्तों। तो ऑल इंडिया अगर पूछता है सवाल यूपीएससी में या फिर कहीं पर भी दोस्तों कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब फॉर्म हुआ था, तो वो 1919 में ही हुआ था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था दोस्तों कि इसमें तिलक भी हुआ करते थे, लेकिन तिलक जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ करता था कि वो रिलीजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि भेदभाव किया करते थे दोस्तों। उनको अपोजिशन में हुआ करता था कि हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, हम अपने अलग लेकर के जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही साथ देखा क्या जाता था दोस्तों कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का इसमें क्या रोल हुआ करता था, तो कांग्रेस की चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई थी कि कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन
दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी को रिलेट करते हैं कि गांधी जी कांग्रेस से हुआ करते थे या फिर संपर्क रखा करते थे। दोस्तों इनको खुद ही एक बार प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन आइडियोलॉजी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर इनको लगा कि नहीं, लोगों को अगर यूनाइट करने में फ़ायदा है, तो बेशक ये इनकी बात ना भी मानते थे। क्योंकि ज़रा इसी में देखिए दोस्तों, गांधी जी क्या कहते थे कि इन दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को हमें एक साथ लेकर के जाना है। वहीं कांग्रेस का क्या एक रोल रहता था, वो लोग ये कहते थे कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल व्यू है वो हमारा अपना होना चाहिए, और इसमें हम यूनाइट करने के अभी पक्ष में नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। अब इसी के बाद हुआ था क्या कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को जो यूनाइट करने का अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा देखा था। उसी के साथ ही साथ उन्होंने एक आइडिया भी देखा था कि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुस्लिम और हिंदू अगर एकजुट हो जाते हैं तो जो मास की जो संख्या होगी, मास मूवमेंट का जो एक कैपेसिटी होगा, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसी के बाद ही क्या हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी, या फिर एक कंट्री को रूल कराने के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा जाएगा, रिफॉर्मेशन बाद में होंगी, उन सारी चीज़ों में हम दोनों पक्षों को रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों दर्शाती हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और हम जो मास मूवमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हम उतनी ज़्यादा एक अफेक्ट है उसको डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, किस तरह से जो टॉपिक है वो क्लियर होता जा रहा होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर कहीं पर भी मन में किसी को भी कोई सा भी डाउट होगा तो तुरंत पूछते जाइएगा। अब इसी के बाद क्या हुआ था, एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने उभर करके आया था कि मुस्लिम लीग, आप लोगों को मैंने बताया है कि मुस्लिम लीग क्या होता था, किसके द्वारा उन्होंने फॉर्मेशन किया था, ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं। तो मुस्लिम लीग भी आकर के इनमें जुड़ गया था, मतलब इन लोगों ने भी इसको सपोर्ट करने का काम किया था कि यार देखो, हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई है दोस्तों वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये गलत है, सही है, हमें इसमें नहीं जाना, हमें बस अपना टॉपिक है उस पर ध्यान देते जाना है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें इस टाइम में क्या देखा जाता था कि जो मुस्लिम लीग हमारे सामने है उन्होंने भी इनकी सपोर्ट करा था, इनके सपोर्ट में उतर करके आए थे कि जो चीज़ें चल रही हैं वो हम इसके सपोर्ट में उभर करके आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने चीज़ें कुछ इस प्रकार से आती हैं कि जो इवेंट का टाइम अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो अभी बताया कि तिलक जी जो हुआ करते थे वो 1920 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर डेट की बातें करूं तो 1 अगस्त का टाइम हुआ करता था, तो इनके बाद वो चले गए थे। इसी के साथ ही साथ जो डेट उभर करके आती है 31 अगस्त का 1920 के अराउंड में, वो चीज़ें कुछ इस तरफ से दिखाती हैं दोस्तों कि खिलाफत मूवमेंट या फिर खिलाफत कमेटी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। मतलब जो मूवमेंट है या फिर जो सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा एक कैंपेन कराने की शुरुआत की जाती है। और कैंपेन किसका होता है दोस्तों? वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का होता है। और उसी के साथ जो मूवमेंट, कब ये कैंपेन से, कब ये कमेटी से मूवमेंट बन जाता है, वो इसी दौरान में बनता है 31 अगस्त 1920 में। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है, आप लोगों को याद होगा वो दिन दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 1920 में कांग्रेस की 2 मीटिंग हुई थी। और वो मीटिंग कैसे हुई थी दोस्तों? एक हमारा स्पेशल मीटिंग के तौर पे उभर करके आया था, स्पेशल सेशन के तौर पे उभर करके आया था, जो कि कलकत्ता में करवाना पड़ गया था। इसी के साथ ही हुआ था क्या, इसमें बेसिकली क्या हमने बातें करी थी दोस्तों कि जो भी NCM की बातें हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बातें हैं, उसको इमरजेंसी के तौर पर बुलाया गया था कि यार कांग्रेस का सेशन जहाँ पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर कलकत्ता में होना चाहिए। और जो हम मूवमेंट की बातें करेंगे वो नॉन कॉपरेशन की बातें करेंगे कि किस तरह से हमें चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, सपोर्ट करनी है, फेवर में जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार याद रखिएगा, जो चीज़ें डिस्कस हुई थी, और ये जो टाइम है वो 1920 का स्पेशल केस है, या फिर स्पेशल केस कहने का मतलब स्पेशल मीटिंग के तौर पे चीज़ें उभर करके आ रही हैं। तो एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, मीटिंग में क्या क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी सरकार के द्वारा टाइटल्स हुआ करते थे, जितने भी सरकार के द्वारा टाइटल्स हुआ करते थे, उनको ये लोग बॉयकॉट करेंगे।
क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ जो वहाँ के सर्विस में जो वहाँ के सिविल सर्विस में लगे हुए थे, वो लोग अपने अपने टाइटल को छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हो। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब आज के बाद हम लोग टैक्स नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने अब हमारा जीना हराम कर रखा है, अब हम इनको पैसे क्यों दें, अब हमारे लोग यहाँ क्यों काम करें, अब हमारे लोग इनका टाइटल क्यों लें। ये सारी की सारी चीज़ें आज के बाद हम छोड़ते हैं दोस्तों। उसी के साथ ही साथ चौथे नंबर पर हमारे सामने जो चीज़ें उभर करके आ रही हैं, हम ब्रिटिशर्स के जो क्लोथ्स हैं, यानी जो फॉरेन क्लोथ्स होते हैं या फिर फॉरेन गुड्स हुआ करते हैं, उनको हम छोड़ करके जो हमारा स्वदेशी हुआ करता है, स्वदेशी आप लोग कहने का मतलब क्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा, कभी खादी वगैरह का नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा दोस्तों। खादी के कपड़े होते हैं, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और इसी वजह से लोग इसको ख़रीदना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम जो बाहर से जो कपड़े एक्सपोर्ट होकर के आ रहे हैं उनको हम खरीदेंगे, और ये इतने महंगे कपड़े हम क्यों खरीदे दोस्तों। तो फॉरेन के जो गुड्स हुआ करते थे, कपड़े हुआ करते थे, उनको लोगों ने बॉयकॉट करने का काम कर दिया, और जो स्वदेशी की चीज़ें हैं, खादी का जो कॉन्सेप्ट उभर करके आता है, कपड़ों का एक टाइप हुआ करता है, वो यहाँ से ही दर्शाता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग बैठे हुए हैं, जी जी, कोई डाउट आ रहा है, एक बार ज़रा बताइए। सर वॉइस ऑडिबल नहीं थी आपकी। अब क्लियर है? कट गया पूरा। एक बार ज़रा बताइएगा कहाँ से ऑडिबल नहीं थी। एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है? ये सर ये ये खादी का बता रहे थे आप। खादी का, जी। तो एक बार ज़रा याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें एक बार नहीं मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। उन्होंने टाइटल्स को छोड़ दिया था, लोगों को सर का टाइटल मिला हुआ था, लोगों को आप कह सकते हैं इंडियन लोगों को ऑफिसर का टाइटल, उनके अलग अलग गवर्नर हो गए, जनरल हो गए, जो भी सारी चीज़ें हो गई, उनको इन्होंने बॉयकॉट किया था। उसी के साथ ही साथ दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या दर्शाता है, जो इंडियन ओरिजिन से सिविल सर्वेंट हो या फिर जो आर्मी में हो, याद रखिएगा दोस्तों, या फिर जो पुलिस में हो, इन लोगों को अपनी अपनी जो नौकरी है वो छोड़नी है, बॉयकॉट करेंगे आज के बाद वो लोग। उसी के साथ तीसरे नंबर पर आज के बाद हम लोग सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे दोस्तों। अब सरकार कुछ भी करेगी हम उसके खिलाफ जा करके, खिलाफत मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इसकी शुरुआत कर देंगे। चौथे नंबर पर मैंने क्या बताया दोस्तों, फॉरेन के जो भी कपड़े बन करके आते थे, बेसिकली देखा क्या जाता था, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से सिल्क कॉटन लेकर के वो लोग जाते थे, और वहाँ से ये लोग वो सस्ते दामों में कपड़े लेकर के आके अपनी मार्केटिंग को काफ़ी अच्छी किया करते थे। तो लोगों ने क्या किया, बोला आज के बाद हम लोग ये जो जीन्स टॉप शर्ट है इनको हम लोग छोड़ देंगे, जो फॉरेन मटेरियल है उनको छोड़ देंगे, और जो स्वदेशी की चीज़ें हैं, जो खादी का कॉन्सेप्ट उभर करके आता है, जो आप कह सकते हैं कि गांधी जी जो पहनते थे वो खादी का वस्त्र हुआ करता था, उनको आज के बाद हम लोग अपनाने वाले हैं। पांचवें नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने जो पोजीशन है उसको छोड़ देंगे। उसमें से एक एग्जांपल सीआर दास का आता है दोस्तों, सीआर दास का एक एग्जांपल आता है, उन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया था। उसी के साथ ही साथ जो लिकर आता था, आप लोगों को पता है लिकर क्या होता है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं मदिरा वगैरह होता है, उनको इन लोगों ने प्रोहिबिशन लगाने का काम किया था। क्योंकि देखा क्या जाता था कि वो जो उस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो सर्विस टैक्स या फिर ड्यूटी है वो ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा फायदा कराता था, तो इस वजह से उनको इन लोगों ने छोड़ दिया था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो ये जो घटना हो रही है दोस्तों, ये सितंबर 1920 में हो रही है, जब सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन आया था, और मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी जब वो टेबल दिखाया था कि कांग्रेस का सेशन कब कब हुआ था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ डाउट होगा तुरंत बोलिएगा, मैं फिर से उन सारी चीज़ों को करवाने के लिए एकदम तैयार रहता हूं दोस्तों। इसी के बाद क्या देखा जाता है, दिसंबर 1920 में 1920 आप कह सकते हैं दिसंबर में एक और कांग्रेस का सेशन हुआ था दोस्तों, और वो हमारा हुआ था नागपुर में। जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, अगर चीज़ें लग रही होंगी कि थोड़ा डाउट जा रहा होगा तुरंत नोट्स पलट के देखिएगा, लेकिन चीज़ें मुझे याद हैं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं दोस्तों। तो नागपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, और ये दूसरा सेशन हुआ था 1920 का, क्योंकि इससे पहला हमारे पास देख सकते हैं कि कलकत्ता में हुआ था, अब हमारा नागपुर में सेशन हो रहा है। इसमें चीज़ें क्या हुई थी दोस्तों, तो ज़रा याद रखिएगा और ध्यान भी देते जाइएगा। इसमें जो NCM है, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है,
उसके बारे में जो शुरुआत की जाती है कि चलो यार ये सारी चीज़ों पर हमने फैसला तो किया है, अब इसको थोड़ा एक टाइटल देते हैं, अब इसको थोड़ा और काम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कही जाती है दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है उनको इन्होंने पीसफुल रखने की मांग करी कि चलो ठीक है यार, ये इन्होंने बहुत अत्याचार करा हो, इन्होंने लड़ाई वगैरह करी हो, हमें अब जो करना है दोस्तों, हम पीसफुल के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ा करके लेकर के जाएंगे। उसी के साथ ही साथ जो कि एक्स्ट्रा मास का जो कॉन्सेप्ट आता है, एक्स्ट्रा मास मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो भी यहीं से आता है कि हम एक शांति में रह करके हम जो अपना आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी में क्या देखा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस के एक कमेटी हुआ करती थी जिसको हम लोग कांग्रेस का वर्किंग कमेटी कहते थे, जो कांग्रेस में रह करके एक वर्किंग जो क्लास है उसको दर्शाता था। उसमें 15 मेंबर हुआ करते थे दोस्तों। उनको क्या किया, कांग्रेस में जोड़ करके उनको कहा कि चलो ठीक है, आज के बाद तुम लोग कांग्रेस में ही जुड़ जाओगे और चीज़ों को अब इस तरह से आगे ले करके जाओगे दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि जो हमारे इंडियन में अगर बातें करी जाए, खैर ये सारी चीज़ें इंडियन के ही बारे में हैं, तो जो लोग इसमें जुड़े होते थे वो लोग, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, उसी के सामने एनी बेसेंट का नाम आता है, उसी के साथ ही जीएस, ज़रा ध्यान से देते जाइएगा, जीएस खरपड़े का नाम आता है, खरपड़े का नाम आता है, KHARPDE खरपड़े। उसी के साथ ही BC पाल आता है दोस्तों। उसी के बाद होता क्या था, थोड़े टाइम बाद इन लोगों ने, इनके नाम मैं क्यों करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन चारों ने स्टार्टिंग में तो खूब मतलब आप लोगों को दर्शाया कि ठीक है, जिन्ना जी भी हुआ करते थे, मुस्लिम लीग भी हुआ करते थे, वो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, मतलब वो लोग हमारे INC के सपोर्ट में हैं, वो लोग खिलाफत के सपोर्ट में हैं, नॉन कॉपरेशन के सपोर्ट में हैं। थोड़े टाइम बाद मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, एनी बेसेंट हो गए, BC पाल हो गए और GS खरपड़े हो गए। इन लोगों ने बहुत ही प्यार से वहाँ से क्विट कर दिया कि हम आज के बाद इन चीज़ों को नहीं करेंगे दोस्तों। जिन्ना जी के बारे में क्या मैं कहूँ दोस्तों, कभी ये लॉयल थे, कभी ये डिसलॉयल हो गए थे। तो चीज़ें इस तरह से दिखाती हैं कि कुछ कुछ मूवमेंट पे इन्होंने साथ दिया था, लेकिन थोड़े टाइम बाद हो सके कि इनको ऊपर से बोला गया हो, ऑर्डर आया हो, या फिर ये लॉयल्टी दिखाने के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो कि हम इनको सपोर्ट करते हैं लेकिन बाद में हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों पॉलिटिकली एक फेवर हमारा दिखाता है, चीज़ों को आगे बढ़ाता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नाम से मैंने आप लोगों को एक शख्स का नाम बताया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का एक कह सकते हैं कि जो कमेटी थी, या फिर एक जो सोसाइटी तो नहीं, कमेटी ही कह लीजिए, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। और कह सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। और उसी के बाद ही इसमें जो कुछ लीडर्स हुआ करते थे, वो तेज बहादुर हुआ करते थे, उनका नाम तेज बहादुर सप्रू हुआ करता था, तेज बहादुर SAPRU सप्रू हुआ करता था। उसी के साथ ही साथ श्रीनिवासन शास्त्री हुआ करता था, और उसी के साथ ही MR जयाकर हुआ करता था दोस्तों। तो ये तीन जो शख्स हैं वो हमारे इस फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इनमें ही 1920 दिसंबर के बाद में ही जो एजुकेशन पर बातें की जाती हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्शाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, अगर हम कहने का मतलब हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि काशी का जो विश्वनाथ हो गया, बिहार का जो विद्यापीठ हो गया, इनका जो उद्गम होता है दोस्तों, इनके ही बाद में काफ़ी अच्छा दर्शाया जाता है। क्योंकि होता क्या है, हमारे जो कुछ लीडर्स हैं उनको अगर नाम दिया जाए तो आचार्य नरेंद्र देव आता है। एक हमारा DU का भी साउथ कैंपस का कॉलेज है दोस्तों, तो वो इनके नाम से ही बना है। तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम से एक शख्स आते हैं, वो एजुकेशन रिफॉर्म में काम करके जाते हैं। उसी के साथ ही CR दास होते हैं दोस्तों, उसी के साथ ही हमारे लाला लाजपत राय, फिर उसके बाद हमारे जाकिर हुसैन उभर करके आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अगर मैं बातें करूं तो वो इसी टाइम से ही जुड़ते हैं, और इन्होंने चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, या फिर काशी का जो विश्वनाथ आप लोग जानते हैं, या फिर जो विद्यापीठ हमारा उभर करके आता है, उसी के साथ ही बिहार में जो विद्यापीठ है दोस्तों, इसकी शुरुआत यहाँ से ही की जाती है। इसी के बाद ही होता क्या था, ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, जो हमारे तिलक हुआ करते थे
उन्होंने एक जो स्वराज है उनको उनके नाम पे चीज़ें आगे दर्शाई जाती थी, क्योंकि जो हमारे तिलक जी हुआ करते थे वो हमारे उनका जो निधन हुआ करता था वो 1 अगस्त 1920 में चले गए थे। लेकिन अब होता क्या था कि जो महिला हुआ करती थी, वुमेन हुआ करती थी दोस्तों, वो तिलक जी की फ़ैन हुआ करती थी। फ़ैन होने का मतलब क्या है दोस्तों, उनके नाम पर लोगों ने फंडिंग करने की शुरुआत कर दी कि वो इतने अच्छे शख्स हुआ करते थे, आज हमारे साथ में नहीं है। यहाँ पर इस सिलसिले में क्या देखा जाता था कि जो वुमेन हुआ करती थी दोस्तों, वो अपने ऑर्नामेंट्स को भी फंड में रखने के लिए राज़ी हो चुकी थी। तो ये देखिएगा दोस्तों किस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है, या फिर लोगों में कितना क्रेज़ हुआ करता था कि अगर हम चीज़ों को अगर आगे बढ़ा करके जा रहे हैं, हम चीज़ों में समझते जा रहे हैं, तो जो वुमेन हुआ करती थी वो अपने गहने भी बेचने के लिए तैयार थी। गहने भी बेचने के लिए तो नहीं, फंडिंग में रखने के लिए तैयार थी, जिससे कोई रिटर्न की बात नहीं की जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बताया जाता है कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इवन आज के भी डेट में इंडिया के 90% जनता के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उस टाइम में भी जो फंडिंग है वो इनके नाम पे उभर करके आई थी। वो जो फंड हुआ करता था दोस्तों, उनका नाम हुआ करता था तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड के नाम से हमारे सामने ये फंडिंग उभर करके आई थी। उसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार जुलाई 1921 की मैं बातें कर रहा हूँ, 1920 दिसंबर तक की बातें समझ में आई। उससे पहले कोई सा भी डाउट होगा तुरंत पूछते जाइएगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो आप लोग समझते जाइएगा और मैं आप लोगों के साथ बना हमेशा रहता हूँ दोस्तों। तो जुलाई 1921 की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर क्या सिलसिला होता था दोस्तों, ऑल ब्रदर्स, मतलब ब्रदर्स का टाइटल दिया गया है, जो हिंदू मुस्लिम भाई हुआ करते थे, तो ऑल ब्रदर्स गेव कॉल टू मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी, इट वाज अनरिलीजियस। दोस्तों याद रखिएगा, आर्मी का फॉर्मेशन दर्शाता है, या फिर आप कहने का मतलब ये है कि जितने लोग हुआ करते थे, जो अली ब्रदर्स हुआ करते थे, जिस जिनका नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया में चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो अली ब्रदर्स गेव कॉल टू मुस्लिम टू रिज़ाइन फ्रॉम द आर्मी बिकॉज इट वाज अनरिलीजियस। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्मी का फॉर्मेशन हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार ये उतना रिलीजियस हुआ नहीं करता है, जिस वजह से जितने मुस्लिम हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो असम में हमारे सामने टी प्लांटेशन स्ट्राइक उभर करके आया था दोस्तों। काफ़ी फेमस है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इलाका है, या फिर नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के नाम से हम जानते हैं, जो 7 सिस्टर्स का पार्ट हमारे सामने दर्शाता है, तो वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हम लोग उसको पूरा अलग ही रखते हैं। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पे सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं वहीं से ही उभर करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो है तो हमारे इंडिया का पार्ट ही ना। वो लोग अपने आप को समझते हैं कि जो नॉर्थ के लोग हुआ करते हैं, ईस्ट के लोग हुआ करते हैं, वो हमसे सुपीरियर हैं दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीज़ों को सबको ही एक यूनाइट वे में देखना है। तो यहाँ पर असम की जो बातें होती हैं दोस्तों, असम में टी प्लांटेशन स्ट्राइक के नाम से चीज़ें उभर करके आती हैं, और यहाँ पर जो लीडर उभर करके आती है वो जेएम सेन गुप्ता आते हैं। दोस्तों ज़रा याद रखिएगा, जो वहाँ के हेड हुआ करते हैं, या फिर जो इस स्ट्राइक हुआ करता है, जो कि टी प्लांटेशन स्ट्राइक हुआ करता है, उनके जो लीडर हुआ करते थे वो जेएम सेन गुप्ता हुआ करते थे। इसी के बाद ही हुआ क्या दोस्तों, एक 1857 रिवोल्ट के बाद में एक उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है दोस्तों, एक आग लगने की देरी है, पूरी कंट्री तो अपने आप जल जाएगी दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा आग कहीं लगा, लोग अलग अलग जगह, चाहे वो अवध हो गया, चाहे वो बंगाल हो गया, चाहे वो यूपी हो गया, लोगों को हमेशा से था कि हमको अब आज़ादी चाहिए, हम अब अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं दोस्तों, वो 1919 के बाद, जो जलियांवाला बाग के बाद नॉन कॉपरेशन खिलाफत आया था, उनको ही ध्यान में रख करके उनकी ही चीज़ों को आगे बढ़ा करके आती है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था। और अगर स्टेट पीसीएस की बातें करें दोस्तों, तो 2018 के ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट भी करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लेते जाइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि गांधी जी के आने के बाद में
कौन से उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रम में लगाना है। मतलब कहते हैं कि पहले कौन हुआ था, दूसरा कौन हुआ था, आखिरी कौन हुआ था और बीच में कौन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आते हैं, कभी कोई इधर कभी कोई इधर आते हैं और हमें सही ऑप्शन लिख करके टिक लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं ही बता करके आप लोगों को हिस्ट्री पूरा का पूरा कंक्लूड करवाऊंगा दोस्तों। इसमें होता क्या है, अभी टॉपिक पर आते हैं तो अवध के भी बारे में अभी जस्ट मैं बातें कर रहा था। तो अवध में भी एक स्ट्रगल उभर करके आता है जो कि अवध का किसान मूवमेंट होता है दोस्तों। किसान मूवमेंट आज के भी डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम 22 में रहते हैं, लेकिन फिर भी मान करके चलिए जो दिक्कतें हमारे सामने पहले हुआ करती थी वो आज भी देखने को मिल रहा है, आज भी चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन रिलेवेंसी दिखाने के लिए यूपीएससी करंट में ही पूछता है, तो हो सके किसान का पूछ दे कि आप बताइए फार्मर्स का सिग्निफिकेंस लिखिए, तो स्टार्टिंग में कहाँ से हुआ था, अवध में किस तरह से किसान मूवमेंट हुआ था, वो सारी चीज़ें भी दिखा दीजिए। इसी के साथ ही साथ किसान मूवमेंट के बाद ही हमारे सामने एक्का मूवमेंट आता है। एक्का मूवमेंट का भी जिक्र किया जाता है दोस्तों, जो कि कहाँ, हमारे यूपी में ही होता है। उसी के साथ ही आप कह सकते हैं कि मालाबार एरिया में हमारे सामने मपीला रिवोल्ट होता है। मपीला रिवोल्ट होता है दोस्तों, मपीला रिवोल्ट हमारे मालाबार में होता है। कुछ इस प्रकार चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं। इसी के साथ ही साथ सिखों का रिवोल्ट होता है दोस्तों, इसी टाइम में, ये सारी चीज़ें सेम टाइम में ही चल रही हैं। सिखों का जो रेवोल्यूशन है वो देखा जाता है। वो क्यों देखा जाता है कि वहाँ पर एक महंत का कॉन्सेप्ट आया था। महंत का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, पुजारी वगैरह से रिलेटेड होता है ये। अगर अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं तो ये इस तरह से कहते हैं, उनको ये लोग चाहते थे कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो अभी हमारे सिखों पर राज कर रहे हैं या फिर पंजाब के इलाके में रह रहे हैं, उनको हटाने का जो कार्यक्रम हुआ करता था, इनके द्वारा, सिखों के द्वारा चीज़ें आगे बढ़ाई की गई थी और ये हमारे पंजाब में ही दर्शाई गई थी दोस्तों। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो मई 1921 की बातें करता हूँ मैं। तो मई 1921 में जो एक टॉक हुआ गया था, मतलब एक बातें हुआ करती थी जो कि हमारे गांधी जी के साथ वॉइस रॉय की, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब ब्रेक डाउन होने लग गई थी। और ब्रेक डाउन क्यों होने लग गई थी, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे दोस्तों कोई भी जो इंसान हो वो हमारे खिलाफ कभी भी खड़ा हो और कभी भी हमारे खिलाफ कभी भी कुछ बोल सके अगेंस्ट में जा कर के। तो जो टॉक हुआ करता था वो मई 1921 में हुआ था, लेकिन वो उन लोगों के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं लिया गया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो टॉक हुआ था ब्रेक डाउन, उसमें जो वॉइस राय हुआ करता था वो कौन हुआ करता था मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया दोस्तों, जितने भी मिलिट्री कॉर्प्स हुआ करते थे उनको एक्टिव कर दिया। उसी के साथ ही साथ जितनी भी पब्लिक मीटिंग होती हैं, पब्लिक डिस्कशन होता है, उनको इन्होंने बैन कर दिया कि आज के बाद कोई लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अब आज के बाद अगर जब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो हमारे अगेंस्ट में, हमारे खिलाफ में कभी कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो इसको इन्होंने बैन कर दिया दोस्तों। अब इसी के बाद ही हुआ क्या, बहुत वन ऑफ द मेजर या फिर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो घटना होती है जिसको हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। चौरी चौरा की जो घटना है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ये कब हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 1922 पे हमारे सामने उभर करके आया था। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था कि जितने भी कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, नॉन एनसीएम के जितने भी लोग हुआ करते हैं, उनकी एक क्लैश हो गई थी, यानी उनकी एक फाइट हो गई थी वहाँ के लोकल पुलिस से दोस्तों। इसी के साथ ही हुआ क्या, कुछ जो पुलिसमैन हैं उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी और कुछ जो हमारे भाई बंधु हैं जो कि उस लड़ाई में, क्लैश में गए थे, तो दोनों तरफ से दोस्तों लॉस दिखाया गया था। और ये कहाँ पर हुआ करता था दोस्तों, गोरखपुर में हुआ करता था। और गोरखपुर में क्या कहा जाता है दोस्तों, वो उस टाइम में एक यूनाइटेड प्रोविंसेस का पार्ट हुआ करता था। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर यूपी है तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर यूपी का मतलब है ये यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। तो गोरखपुर में हमारा चौरी चौरा हुआ। कब हुआ दोस्तों, 5 फरवरी 1922 में हुआ। और जो भी चीज़ें हुई कि मैंने रीज़न बताया। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, इस घटना के बाद में थोड़ा सा इसका एक आइडिया लेकर के चलिए, चीज़ें किस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। तो एक आइडिया बताते हैं। 5 फरवरी को तो ये घटना घटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे 1921 का टाइम फ्रेम हुआ करता था,
19 थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में आते हैं, क्योंकि अगर सवाल आता है कि चौरी चौरा का बैकग्राउंड बताइए, चौरी चौरा में एक सिग्निफिकेंस बताइए, तो आप थोड़ा सा पीछे से जाइएगा। 1921 में जब अहमदाबाद का सेशन हुआ था हमारे कांग्रेस का, अहमदाबाद का सेशन हुआ था हमारे कांग्रेस का, तो वहाँ पे जो CR दास वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस के, वो एक्टिव प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि वो जेल में थे। याद रखिएगा, एक्टिव प्रेसिडेंट तो हुआ करते थे लेकिन वो जेल में हुआ करते थे। इसी के साथ ही जो वहाँ के दूसरे प्रेसिडेंट को बनाया गया वो हमारे हाकिम HAKIM हाकिम अजमल खान को बनाया गया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट का एक सपोर्टिंग रोल के तौर पे जो प्रेसिडेंट हमारे पास उभर करके आता है। क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल जो CR दास हुआ करते थे वो हमारे जेल में हुआ करते थे, और सपोर्टिंग के लिए हाकिम अजमल खान को वहाँ का सपोर्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसी के साथ ही क्या देखा गया था कि जो गांधी जी हुआ करते थे उनको इन्होंने क्या किया कि इस अथॉरिटी पे एक काफ़ी अच्छा एक देख रेख करने के लिए काम दिया गया था कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से रखिए, आप अभी काफ़ी फेमस हैं हमारे इंडिया में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 फरवरी 1922 की बातें मैं करता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, गांधी जी क्या करे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते थे, और इन्होंने बरदौली से इसकी शुरुआत कर दी थी। दोस्तों याद रखिएगा, गांधी थ्रेटन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बरदौली, जो कि गुजरात का एक जगह है। इफ पॉलिटिकली प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज, प्रेस कंट्रोल वर नॉट रिलीज। दोस्तों अगर हम लोगों के जो प्रिजनर हुआ करते हैं, जेल में हैं लोग, वो अगर रिलीज नहीं होंगे, प्रेस को हम रिलीज या फिर अंग्रेज जो है वो रिलीज नहीं करेंगे, हम बरदौली गुजरात से जो हमारा डिसोबीडियंस है उसकी शुरुआत कर देंगे, तोड़ फोड़ होने की शुरुआत कर देंगे। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, 5 फरवरी हुआ क्या दोस्तों, कहानी सुनते जाइएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक मूवी चल रही है, लोगों का गुस्सा कैसे किस प्रकार निकला। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बोला कि यार देखो, तुम्हें जो करना है करो, अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया, जो कि CR दास भी जेल में थे, जब जस्ट मैंने बताया, उसी के साथ ही हमारे प्रेस के लोग जेल में हुआ करते थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ब्रिटिशर्स वर नॉट मतलब ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि जो प्रेस वगैरह के लोग हैं वो हमारे खिलाफ कुछ भी छापे, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते गए दोस्तों। इसी के साथ ही 5 फरवरी 1922 को, जो कि हमारा चौरी चौरा का कांड हुआ था, लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जा करके अफरा तफरी कर दी। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी करने के बाद में उन लोगों को ये समझ में आई कि यार जो लोग हमारे जेल में हैं उनको हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और उसके बाद वहां से रिलीज करके लेकर के आएंगे। इस इंसिडेंट को ही मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, चौरी चौरा का जो अपना कांड हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ था, जरा ध्यान से कहानी समझते जाइएगा। कहानी में कोई भी दिक्कत आए तुरंत आप यहाँ पर पॉज प्ले फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें दोस्तों इस तरह से दर्शाई जा रही हैं। 12 फरवरी 1922 को चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रही हैं कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बरदौली गए और बरदौली मिल करके आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बरदौली में लोग गए, वहां पर मिल करके आ रहे हैं, और गांधी जी ने देखा कि यार हमने तो चीज़ों की शुरुआत करी थी, लेकिन अब हुआ क्या कि ये बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस हो रहा है और हमें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हम अगर गुजरात में तोड़ फोड़ करते हैं तो लोग गोरखपुर में, लोग बिहार में, लोग बंगाल में, इवन लोग असम में लोग तोड़ फोड़ करने की शुरुआत देखी जाती थी। तो गांधी जी ने बोला कि यार बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस हो रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको विड्रॉल कर लेते हैं। यानी विड्रॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमारा रूल नहीं हुआ करता है, हम इस वजह से चीज़ों को आगे नहीं लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। अब हुआ क्या, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। गांधी जी ने सोच लिया था कि मैं विड्रॉल कर लूंगा, लेकिन हुआ क्या, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन द ट्रायल लीड एट अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद में उन्हें पहली बार जो जेल में प्रिजनर के तौर में बना दिया गया, तो वो जेल में चले गए और उनको 6 साल की सज़ा सुनाई दी गई कि मतलब 6 साल तक ये मतलब कुछ भी करे, ये मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, गांधी जी तो अब हमारे पास है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं, है नहीं का मतलब ये है कि वो 6 साल तक के लिए कुछ एक्टिव पार्ट हमारे सामने दर्शाए
करेंगे नहीं। यानी 1922 से अगर 6 साल देखिए तो वो 1928 का टाइम होता है। इसके बीच में एक और ट्विस्ट आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, तो ज़रा याद रखिएगा। चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आई, जो हमारे मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, जो हमारे सी आर दास हुआ करते थे, जो हमारे एन सी केलकर हुआ करते थे। नया नाम फिर से आया दोस्तों, एन सी केलकर, KELKAR, एन सी केलकर। उसी के साथ ही GS खरपड़े हुआ करते थे, GS खरपड़े हुआ करते थे। और जो हमारे पांचवें नाम है दोस्तों, वो S श्रीनिवासन हुआ करते थे दोस्तों। ये 5 लोग उभर करके आए। इन लोगों ने क्या किया, एक पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी को नाम दिया, ये है हमारी स्वराज पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा, ये है हमारी स्वराज पार्टी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अपना स्वराज चाहिए। स्वराज कहने का मतलब क्या है, नाम को तोड़िएगा दोस्तों, नाम को अगर तोड़िएगा तो चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। स्वराज, इसका मतलब क्या है, स्व मतलब होता है, आप लोग थोड़ा हिंदी जानते होंगे तो इसका मतलब स्वयं होता है, स्वयं मतलब सेल्फ, और राज का मतलब क्या है, हमारा एम्पायर या फिर हमारा गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल सारी चीज़ें। तो हम सेल्फ गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं। हम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, चीज़ों को इस प्रकार लेकर के जा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आज़ादी, और आज़ादी के साथ ही साथ हमें चाहिए अपनी सरकार दोस्तों। इसी के बाद ही नवंबर 1922 की कहानी मैं बता रहा हूँ, नवंबर 1922 की मैं कहानी बता रहा हूँ। हुआ क्या दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट के बारे में एक बार फिर से बातें करते हैं। खिलाफत मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स रिलेवेंस एज द पब्लिक ऑफ टर्की रोज अंडर द मुस्तफ़ा कमल। हुआ क्या दोस्तों, टर्की में एक और हमारे सामने जो वहाँ के खलीफा हुआ करते थे वो फिर से एक बार और उठ गए थे, और जितने भी जो लोग हुआ करते थे खिलाफत मूवमेंट के, उन लोगों ने अपनी रेलिवेंसी को लूज करने की जो शुरुआत है वो हमारे सामने दिखाई दी गई। और वहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था मुस्तफ़ा कमल, मुस्तफ़ा कमल पाशा। ज़रा ध्यान देते जाइएगा, ये सारे नाम लिखते जाइएगा, कहीं देते नहीं हैं लेकिन मैं आप लोगों को अलग बताता हूँ, क्योंकि हमारा रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसी के साथ ही हम जाने जाते हैं और उसी के साथ ही जो काम हमारा चलता रहता है। तो मुस्तफ़ा कमल पाशा हुआ करते हैं। उन्होंने क्या किया दोस्तों, चीज़ों को उभर करके आए और वहाँ का जो सुल्तान बन गए, खलीफा बन गए और चीज़ों को अपने अंडर में रख लिया। उसी के बाद टर्की कहानी की जो हमारे सामने घटना है, वो एक टर्की एक सेकुलर स्टेट के तौर पे हमारे सामने उभर करके आता है। और टर्की का जो अब राइज है, फॉल है, डाउनफॉल है, टर्की का जो सिग्निफिकेंस है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। ये अब धीरे धीरे फेड होने की शुरुआत देखी जाती है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो चलती जाती हैं, लोगों को उनका जो काम है वो मिल गया है, तो अब लोग क्यों अपने लिए, उनके लिए लड़ाई करेंगे। और उसी के साथ ही 1924 में वहाँ का जो एक खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर कह सकते हैं जो सुल्तान का कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग एक शब्द आता है, आप लोग किताब में देखेंगे, CALIPHATE, खलीफत ही कहते हैं इसको। ये हमारा जा करके एबॉलिश हो गया कि यार ये सारी चीज़ें बकवास वाली बात है, यहाँ पर कोई अब राजा नहीं है, कोई अब रिलीजन नहीं है, यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल चीज़ें चलेंगी और जो चीज़ें चलेंगी वो सबके लिए समान ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर बातें करूँ हमारे पॉलिटिकल या फिर खलीफत मूवमेंट के बारे में, जितनी सारी चीज़ें दर्शाई गई थी, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये करवाया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मैं अगर बातें करूं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आती हैं। सिविल डिसओबीडियंस की बातें मैंने करी थी। ये मूवमेंट अराउंड 1930-31 से शुरुआत की गई थी। इसी में आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एक किस्सा है वो चलता आ रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं, कितनी बार हुआ, कौन हुआ, कब कब लीडिंग पे आए थे, क्या क्या इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें मैं भी करवाऊंगा। वो मेरा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ही करवा करके ही जाऊंगा दोस्तों। और चीज़ें इतनी आराम से चलती जाएंगी कि आप लोगों को मज़ा आते जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पर आ रही हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो 1930 से लेकर के 31 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आती हैं। अगर मैं 1928 के बारे में बातें करूं, और ये जो टाइम चल रहा है हमारा दिसंबर का चल रहा है,
कांग्रेस के सेशन को याद करिएगा और याद होगा आपको ये जो सेशन चलता था वो कलकत्ता में हुआ करता था। कलकत्ता मतलब कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस उभर करके आया था, जिसके प्रेसिडेंट हमारे सामने मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है, अभी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो 2 से 3 बार आप पढ़ते जाइए, रोज़ पढ़िए दोस्तों, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होंगी। रिलेट करिए, कोई कीवर्ड निकालिए अपने हिसाब से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, तो जितने भी आपके मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का निर्माण हुआ था और इट वाज फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू। क्लियर है दोस्तों, और नेहरू ने इन चीज़ों को अप्रूव किया था। उसी के साथ ही साथ जो 1 साल का अल्टीमेटम इन लोगों को मिला गया था, और अल्टीमेटम क्या मिला गया था कि टू एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस और एल्स सिविल डिसोबीडियंस टू बी लॉन्च फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोस्तों चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इन लोगों को 1 साल का एक टारगेट मिला कि अब 1 साल में तुम क्या करो, चीज़ों को अपने हिसाब से रखो कि हमारा जो कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंस के तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाए, चीज़ों को इस तरह से तुम आगे बढ़ाओ। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 1928 के बारे में बातें हो रही हैं। 1929 पर आते हैं दोस्तों। 1929 में हमारे पास चीज़ें इस तरह से आई कि गांधी जी ने एक, मैंने आप लोगों को बताया कि 6 साल तक तो इनका जो एक रोल हुआ करता था वो दर्शाया नहीं गया था, क्योंकि वो बेचारे खुद जेल में चले गए थे। जेल से निकलने के बाद में हुआ था क्या, गांधी जी ने ट्रैवलिंग करने की शुरुआत बहुत ज़्यादा कर दी, अलग अलग जगह जाते थे, और एक तरह से वो चाहते ही थे कि ठीक है यार, अब तो मैं जेल की भी दर्शन कर आया, अब जितने भी इश्यूज़ हैं चाहे सोसाइटी में चल रहा हो उसे अब मैं क्लियर करते जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या दर्शाया जाता था दोस्तों, कि जो गांधी जी हुआ करते थे उन्होंने ट्रैवलिंग की शुरुआत बहुत ज़्यादा कर दी, और ट्रैवलिंग होने के बाद में कह सकते हैं कि बरदौली का जो बरदौली की चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं कि 1928 में जो इशू उभर करके आया था उनको भी इन्होंने पढ़ा, देखा और चीज़ों को आगे बढ़ाया। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अक्टूबर 31 का टाइम चल रहा है, 1929 की ही बातें चल रही हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि लॉर्ड इरविन वॉज द वॉइस रॉय। अब लॉर्ड इरविन गांधी पैक्ट, ये लोग आप लोगों ने सुना होगा कि इनके बीच एक बातें हुई थी, गांधी ने डिमांड करा था, तो वो क्या क्या हुआ करता था वो मैं बताऊंगा। तो 31 अक्टूबर 1929 में हमारे सामने जो लॉर्ड इरविन थे, ही वॉज मेड द वॉइस रॉय ऑफ आवर इंडिया, और उसी के बाद ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करी। डिक्लेयर क्या किया, कुछ इस प्रकार से करा दोस्तों कि द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटेंशन हुआ करता था, वॉज टू फैसिलिटेट इंडिया अटेनिंग डोमिनेंट स्टेटस इन द फ्यूचर। मतलब क्या है दोस्तों, आज हमारा जो इंडिया है इनका क्या वो था, मतलब बोलने का कि जो आज हमारा इंडिया है, पहले हमारा इरविन के ही द्वारा या फिर हमारे इरविन के द्वारा ही चीज़ें दर्शाई गई, जिस वजह से आज हमारा इंडिया ऐसा है। मतलब आज हम ब्रिटिश सरकार इंडियंस के लिए वो काम कर रहे हैं, वो काम इन लोगों को आज समझ में नहीं आ रही है, इनका जो इम्पैक्ट है उन लोगों को फ्यूचर में दिखेगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चीज़ें दर्शाई गई कि टू फैसिलिटेट इंडिया, मतलब इंडिया की फैसिलिटी बढ़ाना, इंडिया की सारी चीज़ें आगे लेकर के जाना, टू फैसिलिटेट इंडिया अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी टाइमलाइन के बारे में बातें नहीं हो रही हैं कि जो टारगेट है 2030 तक इंडिया ऐसा होगा, 2040 तक इंडिया ऐसा होगा, कोई टाइमलाइन की बातें नहीं हो रही हैं। ये पता है एक बकवास वाली बातें होती हैं लोगों के द्वारा, जो कि पॉलिटिशियन करते हैं। वो भी उन्होंने ऐसा ही इसी प्रकार काम किया कि इन फ्यूचर में इंडिया हमारे नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया कि इन्होंने आते के साथ ही एक प्रॉमिस करा, और वो प्रॉमिस क्या किया, इस टाइम में हमारा साइमन कमीशन चल रहा था, 1929 का की घटना मैं बता रहा हूँ, और साइमन कमीशन भी क्या होता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो इस टाइम में 1927 में हमारा साइमन कमीशन के तहत में इन्होंने प्रॉमिस करा था, इनको याद होगा, इन्होंने प्रॉमिस करा था कि जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल RTC की जो शुरुआत है वो होती जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आज के बाद हम शुरू कर देंगे, और ये प्रॉमिस इन्होंने वहाँ पर तब किया था। आफ्टर द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट,
क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ 2 नवंबर 1929 की बातें हो रही हैं। यहाँ पर दिल्ली मैनिफेस्टो हुआ था, यानी दिल्ली का एक मैनिफेस्टो हुआ था, MANIFESTO मैनिफेस्टो हुआ था। और यहाँ पर चीज़ें कुछ इस प्रकार से हुआ था कि नेशनल लीडर, जितने भी नेशनल लीडर हुआ करते थे, पुट फॉरवर्ड सर्टेन कंडीशन फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब वो लोग इन सारी चीज़ों में पार्ट ले सकते थे, वो इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकते थे। उसी के साथ ही हुआ था क्या, बाद में आकर के जो वॉइसरॉय हुआ था, उन्होंने जो दिल्ली में जो मांग की गई, दिल्ली में जो मैनिफेस्टो हुई, उसको जो कह सकते हैं, जो वहाँ के लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उन्होंने जितने भी डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा अगर पूछा जाए कि दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है दोस्तों, तो ये बेसिकली एक कह सकते हैं मीटिंग है। और ये मीटिंग जितने भी नेशनल लीडर्स हुआ करते थे उनकी मीटिंग हुई थी। उन्होंने डिमांड्स करे थे, लेकिन डिमांड उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, डिमांड उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, जिस वजह से उन्होंने चीज़ों को मना कर दिया कि चलो यार ये फेल हो गया, अगला कुछ टारगेट देखते हैं। अब इसके बाद हुआ था क्या दोस्तों, तो हमारे सामने दिसंबर 1929 की बातें होती हैं, दिसंबर 1929 की बातें हो रही हैं। यहाँ पर मुझे याद है लाहौर का सेशन था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौर का सेशन उभर करके आया था, जिसके हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और जो हमारा सेशन हुआ करता था वो कह सकते हैं कि लाहौर में हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया कि RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया, हम नहीं करेंगे, हमारा जो भी चीज़ें होंगी हम इन चीज़ों में पार्ट नहीं लेंगे दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस टाइम में, और देखा क्या जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में चीज़ें उभर करके आती हैं। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहने का मतलब क्या है कि एक टेबल पे बहुत सारे ब्रिटिश के भी ऑफिसर बैठेंगे और हमारे इंडियन जितने लीडर्स हैं वो भी बैठेंगे। तो एक तरह से बोला गया कि चीज़ें इंडियन के भी पक्ष में हम रखेंगे। लेकिन इन लोगों ने पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बॉयकॉट कर दिया था। और कह सकते हैं कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार के हित में जो फैसला, मतलब ब्रिटिश सरकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें बन रही थी उसको रिफ्यूज़ कर दिए थे, जिस वजह से हम मान सकते हैं कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसको कैंसिल किया गया। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर दिसंबर 1929 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण स्वराज के बारे में बातें की जाती हैं। मतलब एक रेजोल्यूशन है वो पूर्ण स्वराज के नाम पे फेमस होता है, और हम कहते हैं कि आज से जो हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सेल्फ गवर्नमेंट हो गया है, हम अब खुद पे रिलाई कर सकते हैं, जिस वजह से हमें पूरी तरह से एक जो स्वराज की चीज़ें हैं वो हमारे सामने मिली गई। इसी के साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड। क्लियर है दोस्तों। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखा गया, इस टाइम में याद होगा स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों याद रखिएगा ये रिपब्लिक डे नहीं है। स्टार्टिंग में भी जब मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करवाई थी तो ये भी चीज़ें बताई थी, तो मेरे पास डाउट भी आए थे कि सर 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, आप इंडिपेंडेंस डे कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1929 की बातें हो रही हैं दोस्तों, आज की बातें नहीं हो रही हैं, ये चीज़ समझते जाइएगा। 26 जनवरी 1929 में हमारे सामने द डे, मतलब जो बातें चल रही हैं वो दिसंबर 1929 में चल रही हैं, और जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को आज के बाद हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, या फिर उसको हम लोग स्वराज्य डे के नाम से जानते हैं। स्वराज्य डे मतलब आज हमें पूरी आज़ादी मिल गई है, मतलब मिली कुछ भी नहीं, ये बस दिखाने के लिए, ये बस एक TRP पाने के लिए लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो स्वराज, या फिर कह सकते हैं कि इसको स्वराज्य डे के नाम से भी हम जानते हैं। अब हुआ क्या, मैंने आप लोगों को बताया कि गांधी इरविन पैक्ट, दोस्तों GI पैक्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुआ था क्या कि गांधी जी के द्वारा 11 मांगे की गई थी, डिमांड की गई थी, और हुआ था इस डिमांड के बाद में चीज़ें रिजेक्ट हो गई थी। ये बेचारे, इन्होंने बहुत सारी मेहनत भी करी थी, तो कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने नहीं दर्शाए जाते थे। तो ज़रा याद रखिएगा, इनको हुआ क्या कि 11 मांगे दी गई कि चलो 11 डिमांड करो, और गांधी जी ने 11 डिमांड रखी। एक एक डिमांड हम देखते हैं किस तरह से हमारे सामने आती हैं दोस्तों।
कि जो हमारा पहला जो डिमांड है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाता है दोस्तों, कि जो भी सॉल्ट के टैक्स हुआ करते थे, सॉल्ट के, नमक के जो कर हुआ करते थे, हम नहीं देंगे। और आप जब 11 खत्म हो जाए तब आप सोचिएगा कि क्या ये सारी चीज़ें कभी ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करते क्या? तो आप लोगों के मन में खुद आएगा कि दोस्तों नहीं, ये कभी ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करते ही नहीं। तो जो सॉल्ट टैक्स है उसको एबॉलिश करने की बात मांगी की गई। उसी के साथ ही जो ब्रिटिशर्स की मिलिट्री एक्सपेंडिचर थी उनको घटाने की बातें की गई, मतलब टू रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। उसी के साथ ही साथ जितने भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे करते थे, उनके भी जो सैलरी हुआ करते थे, उनके भी जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, उसको भी कम कराने की मांग की गई थी। उसी के साथ ही साथ जो भी कस्टम ड्यूटी फॉरेन क्लोथ्स पे जितने भी ड्यूटी कस्टम लगते थे उसको हटाने की मांग की गई। उसी के साथ ही साथ 5वें नंबर पर हम आगे आते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने जितने भी रिजर्वेशन बिल है दोस्तों, याद रखिए रिजर्वेशन बिल है, पोस्टल रिजर्वेशन बिल, इसको एक्सेप्ट करने की मांग की गई थी। उसी के बाद 6ठे नंबर पे हमारे सामने जो सीआईडी डिपार्टमेंट हुआ करता था, खुफिया विभाग हुआ करता था हमारे ब्रिटिशर्स का, उसको एबॉलिश करने की मांग की गई। 7वें नंबर पर मैं आ गया हूँ, जितने भी हमारे कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे, जो कि अभी जेल में बंद थे, उनको छुड़ाने की मांग की गई। दोस्तों याद रखते जाइएगा। उसी के साथ ही साथ कहते हैं क्या कि जो हमारे मतलब भारतीयों को, मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको आर्म्स के लाइसेंस प्रोवाइड करवाइए। ये चीज़ें आप लोगों को लगता है कि कभी ब्रिटिशर्स कर पाएंगे दोस्तों? ये तो मजाक ही चल रहा है। इसी के साथ ही साथ अगर लोगों के पास भी बंदूक आने लग जाए, उनके जो आर्म्स हैं, उनके जो लाइसेंस हैं, उनको इशू कराने का काम अगर ब्रिटिश करे, सेल्फ प्रोटेक्ट के नाम से इन्होंने आगे बढ़ाई थी कि अगर हमें सेल्फ प्रोटेक्ट करना होगा तो इसके चक्कर में उन्होंने उनको चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये चीज़ें 8 डिमांड है। उसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं 9, 10, 11। तो ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा। उन्होंने क्या किया, जितने भी लैंड रेवेन्यू हुआ करते थे उनको रिड्यूस कराने की मांग की गई। और उसी के बाद एक हमारा रूपी होता था और एक हमारा वहाँ का जो कॉइन हुआ करता था, उनका जो रेशियो है उसको घटाने की मांग की गई। रेशियो घटाने का मतलब क्या है दोस्तों? आप इकोनॉमी को बराबरी दिखा रहे हो, और ये चीज़ें कभी वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। तो उसी के साथ ही साथ जो हमारा कहते हैं कि जितने भी टोटल एक शब्द आता है इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करते थे, जो एक सडन मार्च हो गया, जो लोगों को मार दिया गया, ये चीज़ें हम एबॉलिश चाहते हैं। मतलब हमें टोटल प्रोहिबिशन चाहिए अगेंस्ट द इंटॉक्सिकेशन। क्लियर है दोस्तों? जो हमारे हित में चीज़ें नहीं हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये जो 11 मांगे थी, आप लोगों को लगता है क्या कि कोई भी इसमें से ब्रिटिशर्स कुछ एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि सॉल्ट टैक्स वो कभी हटा नहीं सकते थे, लैंड रेवेन्यू को वो हटा नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी में जो चेंज है वो लोग दर्शा नहीं सकते थे। उसके बाद भी हर एक इंसान को अगर बंदूक का जो लाइसेंस है वो अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमारे और उनमें अंतर ही क्या रहेगा? कल होकर के वो हमारे पर भी चढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमारी चीज़ें आती हैं कि जो सीआईडी डिपार्टमेंट था और उसी के साथ ही साथ जो हमारा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दो, तो ये सब कभी वो मान ही नहीं सकते थे। अब इसके बाद हुआ क्या, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उसको कुछ इस तरह से नाम दिया गया कि विथ नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई यार एक आध घर वर महल मांगता, ज़मीन मांगता तो हम दे देते, ब्रिटिशर्स को ये कहना था। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं और वो भी हमारे अगेंस्ट में, हम तो ये मानेंगे ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, विथ नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गांधी डिसाइडेड to launch a civil disobedience movement making salt satyagrah is the central theme। जरा याद रखिएगा ये चीजें मैंने क्या बोली, फिर से इसको सुनिएगा। कहते हैं कुछ इस तरह से कि नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, विथ नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद में गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेकिंग सॉल्ट सत्याग्रह हिज थीम
हिज सेंट्रल थीम, मतलब पूरे इंडिया भर में अब हम कोई सा भी मार्च करेंगे दोस्तों तो वो सॉल्ट के ही नाम पे जाना जाएगा, सॉल्ट मार्च पे ही हम चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे दोस्तों। अब इसमें होता क्या था कि साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन पर बातें करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मैं साइमन कमीशन कराता हूँ। तो जब साइमन कमीशन आया, ये हमारा 1927 में आया था, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। इसमें हुआ था क्या कि कांग्रेस ने या फिर हिंदू महासभा, इन्होंने इन चीज़ों को अपोज किया, एक दूसरे को देख करके पूछा कि क्या ये हमारे हित में है क्या, तो इसने कहा नहीं भाई ये हमारे हित में नहीं है, तो चलो ठीक है इसको अपोज किया जाए, हम इसको नहीं मानेंगे। इसी के साथ मुस्लिम लीग की बातें की जाए तो दोस्तों हुआ था क्या कि जो चीज़ें उभर करके आती हैं, उस टाइम में जिन्ना हुआ करते थे, और जो कोलकाता का जो टाइम चल रहा है 1927 में, वो वहाँ पर हुआ करते थे। इन्होंने भी चीज़ों को अपोज करने की शुरुआत कर दी। और हुआ क्या, जो चीज़ें चल रही हैं, एक नाम हमारे सामने आता है मोहम्मद शाफी का, SHAFI। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिन्हा अपोज द कमीशन, अनदर फैक्टर अंडर मोहम्मद शाफी, जो कि लाहौर में 1927 में हुआ करते थे, सपोर्टेड द गवर्नमेंट या फिर कमीशन। ज़रा ध्यान देते जाइएगा, एक तरह से ये मना भी कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शाफी जो कि हमारे लाहौर में बैठा करते थे, उन्होंने चीज़ों को सपोर्ट किया था। दोस्तों याद रखिएगा किसने सपोर्ट किया, किसने अपोज किया। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने पंजाब का जो रीजन है, जो कि कहते हैं कि एक तरह से यूनियन बनाए बैठे थे, उनके बारे में इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनको सपोर्ट किया। अब यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, इनको चीज़ें सही भी चाहिए थी, लेकिन ये लोग अब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक आता है, उसी के साथ ही जो पार्टी हुआ करती थी, जस्टिस पार्टी का नाम आता है, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था दोस्तों। तो चीज़ें देखो, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। उसी के बाद ही अंबेडकर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल उभर करके आया था। तो अंबेडकर के बारे में बताऊं तो वहाँ पर उनके द्वारा बहिष्कारी एक सभा बन करके आया था, जिसको हम लोग बहिष्कृता नाम देते हैं। तो वो सभा क्या हुआ था कि इन्होंने जो चीज़ें उभर करके आई थी, इसको कुछ इस तरह से करी थी कि जो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, वो यहाँ से ही उभर करके आया था। तो इन्होंने एक सेफ गार्ड के तौर पे इनको रखा, और ये जो एक सभा उभर करके आया था, इन्होंने अपनी मांग कर दी कि अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हमें यार सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यानी कह सकते हैं BR अम्बेडकर सबमिटेड अ मोमेरेंडम, उन्होंने एक मोमेरेंडम सबमिट करा था ऑन द राइट्स ऑफ द सेफ गार्ड्स ही फेल्ट रिक्वायर्ड फॉर अ डिप्रेस्ड क्लास। क्योंकि देखो, कोई लोग कर रहे हैं, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिप्रेस्ड क्लास जो लोग हैं उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और BR अम्बेडकर ने क्या एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि ठीक है यार, हम क्या करेंगे, जो चीज़ें चल रही हैं अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, जिसका नाम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि वोटिंग का काम कराता है, तो इसको आर्ग्यू करने के लिए बोला कि यार ठीक है, हम एक मोमेरेंडम सबमिट करते हैं, हमें डिप्रेस क्लास को आगे लेकर के जाना है। तुम अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो हम आर्ग्यू करने के लिए भी तैयार हैं, करते हो तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं करोगे तो हम भाई अपोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसी के बाद देखा जाता है दोस्तों, साइमन कमीशन ऑफ 1927 एक्चुअली है क्या। तो साइमन कमीशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो द इंडियन कमीशन या फिर जो कमीशन हुआ करता था, कहते हैं कि इट वाज बेसिकली रेफर्ड एज द साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी इसको कहते हैं, कमीशन के तौर पे मानते हैं। तो जो कमीशन हुआ करता था साइमन कमीशन के नाम से, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स, मतलब ये 7 ब्रिटिश मेंबर का एक ग्रुप हुआ करता था अंडर द पार्लियामेंट ऑफ जॉन साइमन। वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि चेयरमैन होंगे उनके जो उन लोगों के जो चेयरमैन होंगे वो जॉन साइमन नाम था। इसी वजह से उनके नाम से ही ये कमीशन बना था, और उनके अंडर में 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे। उसी के बाद ही हुआ क्या कि जो साइमन होगा, जब द कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया का नाम हम देते हैं कि वो इंडियन
ब्रिटिश के अंडर में हुआ करते थे। तो द कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928। 1928 में इन लोगों को पता था कि ये कमीशन 1927 में लागू हो चुका है, ये कभी ना कभी हमारे भारत आएगा ही आएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, याद रखिएगा, ये कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन टू रिपोर्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन। बेसिकली ये एक तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बातें कर रहे हैं, किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन करना है, किन किन पार्टी को यहाँ रूल करना चाहिए, इन सब पर ये बात करता है। जिस वजह से लोगों को लगा कि चलो यार ये हमारे हित में है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ये हमारे अगेंस्ट में है हम इसको अपोज करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, Commission was strongly opposed by many Indians for a number of reasons। कितने ही सारे रीजंस पर जो चीज़ें आती हैं, लोगों ने इसको अपोज करने का भी जो काम है वो शुरू कर दिया था। इसी के बाद ही क्या देखा जाता है दोस्तों कि लोगों ने इसको नाम दे दिया कि ये यहाँ पर कोई इंडियन मेंबर नहीं है, जिस वजह से हम इसको अपोज करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि उसमें जितने लोग हैं सब ब्रिटिशर्स ही हैं। तो हमारे इंडिया के साथ एक जो रेशिज्म है वो दिखाया जाता है, एक कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दिखाया जाता है। तो हम इसको यहाँ पर अपोज करें, हम इसको यहाँ पर इसको कभी सपोर्ट करेंगे ही नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, किस हिसाब से जो साइमन कमीशन है उसकी जो मांग हुआ करती है, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन के बारे में मैं बातें करता हूँ आप लोगों से, तो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक प्रपोज किया कि दे प्रपोज्ड द अबॉल्यूशन ऑफ द डायरकी, मतलब डायरकी को अब हम हटाएंगे, और उसी के साथ ही टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, मतलब जितने यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं उनको हम एक अलग अलग सरकार के तौर पर रखेंगे, एक अलग अलग लीडर्स हम इनको लेकर के आएंगे दोस्तों। इसी के बाद ही क्या देखा जाता था, दूसरा टॉपिक हमारे सामने इस तरह से आया, दे रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंटर, मतलब पार्लियामेंट का जो एक सिलसिला है उसको वो खत्म करना चाहते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, एक तरह से ये ठीक तो नहीं, खराबी है अगर देखा जाए आज के टाइम में, मतलब आज के टाइम में मतलब 1928-29 के टाइम में ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो यार, क्योंकि हमने हिस्ट्री में, इतिहास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जितने अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनके एक एरिया हुआ करते हैं, वो चीज़ें पॉलिटिकली वो लोग कभी यूनाइट नहीं हो पाते। तो ये चीज़ें गलत भी हुआ कर सकती हैं, लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं भी आती हैं, जिस वजह से इन लोगों ने अपोज भी किया। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि गवर्नर जनरल was to have complete power to appoint the members of the cabinet। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो तुम हमारे पार्लियामेंट हटा रहे हो, हटाने के बाद में भी जो यहाँ का जीजी हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो क्या करेगा, कैबिनेट के जितने मेंबर हैं उसका अपॉइंटमेंट करेगा। ज़रूर होगा दोस्तों कि अगर कल हो गया, अगर वो अपॉइंट करे तो वो ब्रिटिशर्स को ही करे, वो इंडियन को क्यों करेगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ हुआ क्या, एक सेपरेट जो हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरेट टू बी रिटेन्ड, मतलब क्या है कि जो हमारा एक सेपरेशन होगा कि ये जो वोट होगा ये हिंदू भाइयों के द्वारा इनको होगा, इस्लाम भाइयों के द्वारा इनको होगा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग सोसाइटी के द्वारा, मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट की ये बातें किया करता है। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। तो दे एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन नियर द फ्यूचर। फेडरलिज्म के आइडिया को वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे, वो लोग फ्यूचर में बढ़ाएंगे। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ तो ये सारी चीज़ें थी, और उसी के बाद इंडियन आर्मी पर भी बातें की जाती हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज थ्रू द ब्रिटिश फोर्सेज मस्ट बी रिटेन्ड। क्लियर है दोस्तों। इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन होगा, हम यहाँ की मिलिटराइजेशन को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें वो रहेंगी कंट्रोल में, पावर ब्रिटिश के ही हाथ में रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इनके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई आप कह सकते हैं उनका अपना एक फ़ायदा दिख रहा होगा। अब इसके बाद हुआ क्या, हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं 1927 में। देखिए दोस्तों, मेरे से पढ़ने का फ़ायदा यही होता है, डेट आप लोगों को याद हो जाती है। 1927 की गाथाएं बताई, साइमन कमीशन उभर करके आया। इसी के बाद 1928 में हमारे नेहरू जी का रिपोर्ट उभर करके आता है।
फिर उसके बाद 1929 में हमारे अलग अलग मूवमेंट्स हैं, किस तरह से होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट की बातें करते हैं। 1928 में नेहरू ने क्या क्या रिपोर्ट करा, कि याद रखिए उस टाइम में जो वहाँ के जो चैलेंजेस लोग फेस कर रहे थे, और जो इनके हेड हुआ करते थे वो हमारे लीडर हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, उनके ही निगरानी में इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। उसी के साथ ही आप कह सकते हैं कि मंगल सिंह का नाम उभर करके आता है, वो यहाँ के ही जो नेहरू रिपोर्ट में उनका भी नाम दर्शाता है, और इन्होंने चीज़ों को इस तरह से आगे बढ़ाया था। इसमें हुआ था क्या दोस्तों, कुछ इस प्रकार चीज़ें आती हैं कि नेहरू की अलग एक मांग हुआ करती थी। वो किस प्रकार होती थी तो ज़रा ध्यान देते हैं। पहला हमारा क्या होता था कि डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ द सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो सेल्फ गवर्नेंस की जो चीज़ें आती हैं उनका अलग एक महत्व होना चाहिए। उसी के साथ ही रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, मतलब हमें अलग नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। क्योंकि होता क्या था दोस्तों, इन लोगों ने सेपरेट की तो बातें करी थी, मतलब इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन, उसमें सेपरेट की तो बातें करी थी, लेकिन एक वैल्यू के तौर पे नहीं करी थी। हो सके कि जितने भी चार हिंदुओं का जो वोट है वो एक जाकर के मिलता हो, मतलब कुछ इस प्रकार से चीज़ें क्लियर नहीं कराई गई थी दोस्तों। तो ये चाहते थे कि जो हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है वो सेपरेट ना रहे। इसी के साथ ही साथ हमारे जो प्रोविंसेस हो वो लिंग्विस्टिक के आधार पे हो, मतलब याद रखिएगा लैंग्वेज के आधार पे प्रोविंसेस को बनाना चाहिए, ना कि हम सरकार देख करके जो प्रोविंसेस हैं उनको बनाना चाहिए। इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो सेंटर की चीज़ों को देखने में, चाहे वो प्रोविंसेस की चीज़ों में देखने में। मतलब गवर्नमेंट एक सेंटर होगा, मतलब एक सेंटर पॉइंट होगा, और वही हमारे कह सकते हैं कि प्रोविंसेस हैं उसे वो देखने का काम करेगा। इसी के साथ ही साथ पांचवें नंबर पर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जितने भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम के कल्चर को अपनाते हैं, रिलीजन को अपनाते हैं, उन लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, मतलब फुल प्रोटेक्शन गिवन बाय द नेहरू और हिज टीम टू जो लोग मुस्लिम को अपनाते हैं या फिर इस्लाम की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ ही क्या देखा जाता था कि जो भी नेशन का, स्टेट का फॉर्म हो उसमें रिलीजन का कोई हिस्सा ना हो। हमें रिलीजन की चीज़ें आगे नहीं चाहिए दोस्तों, हमें अब जो चाहिए हम एकजुट हो करके रहना चाहते हैं। उसी के बाद ही क्या देखा जाए कि जो हमारा ये जितने भी रिपोर्ट उनके तरफ से लिखा गया, तो नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस गोल। क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो गोल हुआ करता था वो इनके थोड़ा सा अलग हट करके हुआ था कि चीज़ें इस तरह से आई, और इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने मिल करके कांग्रेस के जो गोल हुआ करते थे उनको रिजेक्ट कर दिया, और ये बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इंडियन लीग की शुरुआत करेंगे, यानी एक हम टू सेट अप द इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। ये चीज़ें कुछ इस तरफ से आ रही हैं दोस्तों, इन लोगों ने इसको शुरुआत कर दिया। अब कांग्रेस के गोल से इनका कोई नाता नहीं है। अब इसके बाद क्या देखा गया, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं कि मुस्लिम का क्या रिएक्शन हुआ करता था। यार देखो रिलीजन पर मैं बातें करता नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये एक फैक्टर है जो कि एक बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हम आज के डेट में लेकर के बैठ जाएं कि ये रिलीजन गलत है, वो रिलीजन गलत है, तो यार ये हमारी बेवकूफ़ी है। लेकिन ये इतिहास का चैप्टर है दोस्तों, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग ले करके जाते हैं और उसको उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो अब नेहरू जी का रिपोर्ट आया, तो अब मुस्लिम लीग की बातें देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है, इनके फेवर में होते हैं, इनके अगेंस्ट में होते हैं। 4 पॉइंट उनके द्वारा दिया गया, 4 प्रपोजल उनको दिया गया। कुछ इस प्रकार से आया कि जो इलेक्शन होगा वो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, हमें चाहिए एक ही इलेक्शन का एक ही फॉर्मूला। उसी के साथ ही इन्होंने एक मांग की कि चलो ठीक है कुछ भी हो, हमारा 1/3 उस कमिटी में, उस इलेक्शन में जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाया जाना चाहिए, मतलब 1/3 भाग है वो हमारे मुस्लिम लोगों को भी देना चाहिए। उसी के साथ ही जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ 3 मेजॉरिटी प्रोविंसेस के तौर पे, मतलब हमारे सामने जो प्रोविंसेस हैं वो 3 प्रोविंसेस मुस्लिमों को भी देना चाहिए। कुछ इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। उसी के साथ चौथा हमारे सामने आता है रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल और इन द प्रोपोर्शनल टू देयर
पॉपुलेशन, मतलब हमारे मुस्लिम लोगों को पंजाब में भी बंगाल में भी रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और ना केवल आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक तरह से बराबरी का एक पॉपुलेशन चाहिए, जिस वजह से हम चाहते हैं कि जितने लोग हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पंजाब में, हमारे बंगाल में जो लोग हैं वो होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ ही साथ अब आगे देखते हैं, ये रहा हमारे मुस्लिम लीग के कुछ मांगे। तो इसी के बाद 1929 में हमारे जिन्ना हुआ करते थे, इन्होंने 14 पॉइंट्स की मांग करी। 14 पॉइंट्स कहने का मतलब कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि जो 4 पॉइंट वहाँ पर हैं वो तो हैं ही, उसी के साथ ही उसमें ही कुछ और ऐड होना है। वो कुछ इस प्रकार हुआ करता है कि जो लोग हमारे स्टेट में रहेंगे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी जाकर के अमेंड नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, हमारे जो लोग रह रहे हैं वो किसी भी कीमत पे मरते दम तक वहीं रहेंगे, इनके बाद भी वहाँ पर लोग रहेंगे, कोई भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता है कि आप आज के बाद हमारे जो लोग हैं यहाँ नहीं रहेंगे। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, अब इनको पहले एक तो रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए था कि हमें पॉलिटिकल चीज़ों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब इसी के साथ ही हमें अब यहाँ की असेंबलीज में भी आना है, हमें यहाँ की सर्विसेज में भी आना है, हमें यहाँ अब सिविल सर्वेंट भी बनना है, हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लोगों को दर्शाना है। उसी के साथ ही साथ 1/3 जो हमारा पावर हुआ करता था वो स्टेट में नहीं, क्योंकि इनको पता था कि अगर स्टेट में भी अगर 1/3 पावर देते हैं तो हमारे मुस्लिम का जो पावर है वो कम हो जाता है। अब इन्होंने क्या मांग किया दोस्तों, 1/3 जो हमारा भाग होना चाहिए, 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो हमारा सेंट्रल में होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, सेंट्रल में अगर चीज़ें आ रही हैं तो पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। उसी के बाद ही 1/3 हिस्से को इन्होंने क्या किया, कैबिनेट में भी लागू किया। 1/3 हिस्से को इन्होंने जो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के बारे में मैं बार बार बातें कर रहा हूं, इन्होंने वहां पर भी मांग की। उसी के साथ ही क्या कहा जाता है, कोई भी बिल, याद रखिएगा आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि अमेंड करने के लिए हमें बिल चाहिए होता है, और बिना इनकी सहमति से 3/4 हिस्से में कोई मेजॉरिटी लेकर के बिल आगे पास नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। फुल फ्रीडम ऑफ मुस्लिम भाई बहनों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसी के साथ ही पूरी प्रोटेक्शन की भी बातें की गई हैं, चाहे उनके राइट्स की बातें हों, उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों उसी के साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर कभी भी कोई राज्य में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टेट को अगर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से तेलंगाना बना, जिस तरह से आप अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उस स्टेट फॉर्मेशन में मुस्लिमों का संख्या दोस्तों बहुत कम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान इन्होंने रखवाया था और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। अब हुआ था क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मज़ा आ रहा है या नहीं ये ज़रा मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। 1928 के बारे में बातें करूँ, होता क्या है, 1928 का जो सेशन चलता है कलकत्ता में होता है दोस्तों, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस उभर करके आता है। नेहरू की जो रिपोर्ट है, नेहरू के जो रिपोर्ट है वो अप्रूव हो गया, और उसी के साथ ही जितने भी नेहरू उस टाइम में होता क्या था दोस्तों, मोतीलाल नेहरू थे वो चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे वो यंग हुआ करते थे, जिस वजह से उनको यंग इंडिया कांग्रेस का लीडर बनाया गया, अप्रूवल दिया गया। वो वहाँ के यंग लीडर हुआ करते थे, एक युवा नेता के तौर पे आते थे। उसी के साथ ही उनके साथ ही जवाहरलाल नेहरू के साथ ही हमारे पास सुभाष चंद्र बोस भी हुआ करते थे। सत्यमूर्ति की बातें की गई हैं, ये भी इसी टाइम की ही टाइम में फ्रेम में आते थे। इन्होंने क्या किया, जो भी स्टेटस पर बातें करते थे उनको इन्होंने एक तरह से अपोज करने के लिए या फिर डिससेटिस्फैक्शन दर्शाया कि यार जो जाति पर बातें हो रही हैं ना उस पर हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसी के बाद ही क्या देखा जाता था कि 1 साल का उनको फिर से मेमोरेंडम मिला कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें करना ही है तो 1 साल तक अपने हिसाब से चीज़ें करो, एक गोल सेट करो, हम उसको देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं दोस्तों, चीज़ें कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रही हैं, और ये आप लोगों को बताया कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या शुरुआत हुआ था, कब कैसे ख़त्म हुआ था। अब हम बातें करेंगे दोस्तों सत्याग्रह के बारे में, या फिर जो कहानी हमारी चीज़ें चलती आ रही थी। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, और बाकी क्या करूंगा, जितने भी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होंगे, सॉल्ट सत्याग्रह पर बातें होंगी, अदर जितने भी राइजिंग होंगे, चाहे वो सॉल्ट की बातें हो, गांधी इरविन पैक्ट हो जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। बेसिकली ये मान करके चलिए
कल की जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी वो आपका एक तरह से आखिरी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, लेकिन लास्ट क्लास में एक तरह से वो सेकंड लास्ट है, उसमें मैं जितने आपको फैक्चुअल डेटा है वो करवा दूंगा। आखिरी क्लास हमारा जब होगा उसके बाद में उसमें मैं जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस होगा, एजुकेशन रिफॉर्म कैसे हुआ करते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सारे स्टेटस ऑफ वुमेन, कब कैसे टाइम पर चीज़ों को स्टार्ट करके, क्योंकि फैक्चुअल डेटा की कल एक लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें करवाने के बाद मैं इस तरह से आऊँगा कि आप लोगों को उस क्लास के बाद में जो भी क्लास होगी उसको सिग्निफिकेंस के तौर पे बता करके जाऊंगा दोस्तों। तो एक तरह से ये बताइए आज की क्लास में मज़ा आया या नहीं, और मैं क्लास को फिर यहीं एंड करता हूँ।